हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का लोगो है जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। द कंपटीशन एक्ट हैज़ सेट अप अ स्टैट्यूटरी बॉडी नेम्ड कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। जो कंपटीशन एक्ट है उसने एक स्टैट्यूटरी बॉडी को सेटअप किया है जिसको हम बोलते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इट हैज़ टेकन ओवर MRTPC एक्ट। MRTPC एक्ट क्या है? मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशन। तो पहले उसको मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशन बोलते थे, बट अब बाद में इसको टेकन ओवर कर लिया गया। किसके द्वारा? CCI के द्वारा। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पेंडिंग केसेस रिगार्डिंग मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस आर हैंडेड ओवर टू CCI। जो भी इसमें पेंडिंग केसेस पड़े हुए थे जो MRTPC में, उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, हैंडेड ओवर कर दिया गया CCI को, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को। इस कमीशन में क्या है? इसकी कुछ फीचर्स हमारे पास हैं। अपॉइंटमेंट, द चेयरमैन एंड द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। इसके जो चेयरमैन हैं और मेंबर हैं उनको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मेंबर्स। इसके कितने नंबर्स होंगे मेंबर्स के? एक तो इसका जो चेयरपर्सन होगा और मिनिमम इसके जो मेंबर्स की संख्या होगी वो 2 होगी और मैक्सिमम इसके मेंबर्स हो सकते हैं 6। क्वालिफिकेशन क्या होगी मेंबर्स की? सेक्शन 8 के अकॉर्डिंगली एवरी मेंबर शैल बी अ पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी द जज ऑफ हाई कोर्ट और हैज़ स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ not less than 15 year in the field of international trade, economics, business, commerce, law, management, industry and administration etc. इनकी क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है? कोई भी पर्सन जो हाई कोर्ट का जज हो या फिर उसके पास 15 साल का एक्सपीरियंस हो इन सारी फील्ड्स में, इकोनॉमिक्स में, बिजनेस में, कॉमर्स में या फिर लॉ मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज़ में या एडमिनिस्ट्रेशन में, उसका 15 साल का एक्सपीरियंस और उसको स्पेशल नॉलेज हो उस चीज़ की, तो वो भी इस कमेटी का मेंबर बन सकता है, कमीशन का मेंबर बन सकता है। नेक्स्ट आता है टर्म। द चेयरमैन एंड एवरी मेंबर शैल होल्ड द ऑफिस फॉर 5 ईयर। इनका जो टर्म होता है वो 5 साल का होता है। इज़ एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। इनको रीअपॉइंटमेंट भी मिल जाती है, इनको रीअपॉइंट भी किया जा सकता है। नो पर्सन शैल होल्ड द ऑफिस इफ़ ही हैज़ अटेंड द एज ऑफ 67। अगर कोई पर्सन 67 की एज को अटेन कर लेता है तो वो इस कमीशन का मेंबर नहीं बन सकता। नेक्स्ट आता है रिमूवल। कैसे रिमूव किया जा सकता है ऑफिस से या इसके मेंबर को कैसे रिमूव किया जा सकता है? अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस एंगेज इन एनी अदर पेड एम्प्लॉयमेंट। अगर वो अपने ऑफिस टाइमिंग में या ऑफिस टर्म के अंदर किसी अदर पेड एम्प्लॉयमेंट के में एंगेज है तब भी उसको रिमूव किया जा सकता है। कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, अगर उसने कोई ऑफेंस कन्विक्ट किया है और वो इन्वॉल्व है किसी मॉरल टर्पिट्यूड में तब भी उसको रिमूव किया जा सकता है। हैज़ बिकम फिजिकल और मेंटली इनकैपेबल ऑफ एक्टिंग एज अ मेंबर। अगर वो फिजिकली या मेंटली इनकैपेबल हो जाता है या अनसाउंड माइंड का हो जाता है तब भी उसकी पोस्ट से रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट है ही हैज़ रिक्वायर्ड सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट एज इज़ लाइकली टू अफेक्ट प्रीजुडिशली हिज फंक्शन एज अ मेंबर। अगर कोई उसका कोई अलग इंटरेस्ट है, कोई फाइनेंशियल या उसका अदर इंटरेस्ट है जो पब्लिक को हार्म कर सकता है, उस केस में भी उसको रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल। इसके अंदर एक डायरेक्टर जनरल की भी अपॉइंटमेंट की जाती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट 1 डायरेक्टर जनरल एंड एनी मेंबर ऑफ एडिशनल जॉइंट डिप्टी और असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल और एडवाइज़र फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग द CCI इन कंडक्टिंग इंक्वायरी रिगार्डिंग कंट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली CCI या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? किसी भी पर्सन को असिस्टेंट डायरेक्टर उसको डायरेक्टर जनरल अपॉइंट कर सकती है। उसके लिए वो एक एडिशनल जॉइंट डिप्टी या असिस्टेंट डायरेक्टर भी रख सकती है या कोई एडवाइज़र भी अपॉइंट कर सकती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है।
नेक्स्ट आता है ड्यूटीज़ ऑफ सीसीआई। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की क्या ड्यूटीज़ हैं? टू एलिमिनेट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। कंपटीशन में कोई भी एडवर्स इफेक्ट अगर किसी एक्टिविटी से हो रहा है तो उसको एलिमिनेट किया जा सकता है। टू प्रोमोट कंपटीशन, कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए। टू प्रमोट या प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी सीसीआई को गठित किया गया है या इसको बनाया गया है। टू एंश्योर फ्रीडम फॉर ट्रेड इन मार्केट इन इंडिया, कि जो भी ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं या कंपटीशन है आपस में उन बिजनेसेस का, तो उनको फ्रीडम इंश्योर कराता है सीसीआई। ठीक है, ये इनकी ड्यूटीज़ हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास पावर एंड फंक्शंस ऑफ सीसीआई। सीसीआई की क्या पावर और फंक्शन हो सकते हैं? इंक्वायरी इनटू एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट एंड अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। अगर कोई कंपनी या कोई पर्सन ऐसा है जो अपनी डोमिनेंट पोजीशन का गलत फ़ायदा उठा रहा है और उसको गलत तरीके से यूज़ कर रहा है और एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट अगर उसने कोई साइन किया है तो सीसीआई उसको एबॉलिश कर सकती है। इसमें उस पर्सन के ऊपर वो केस भी कर सकती है और अप्रोप्रिएट उसका जो सॉल्यूशन करने के लिए ऑर्डर भी पास कर सकती है। नेक्स्ट आता है इंक्वायरी इनटू कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन इंक्लूड एक्विजिशन, मर्जर और अमेलगमेशन। कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया है कि क्या क्या इंक्लूड किया जाता है कॉम्बिनेशन के अंदर, एक्विजिशन, मर्जर और अमेलगमेशन। वेयर द कमीशन इज ऑफ opinion that combination may have adverse effect on competition, then the commission may call upon the parties in combination to furnish all relevant information। अगर कॉम्बिनेशन की वजह से कंपटीशन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है तो सीसीआई जो है, कमीशन जो है, वो क्या कर सकती है, उन पार्टीज़ को बुला सकती है और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन उनसे ले सकती है। नेक्स्ट आता है ऑर्डर बाय कमीशन फॉर एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट एंड अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। कोई भी अगर ऐसा एग्रीमेंट, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट साइन किया गया है या ऐसे एग्रीमेंट चल रही हैं तो क्या ये कमीशन क्या कर सकती है, इन एग्रीमेंट को डिसकंटिन्यू कर सकती है, बंद कर सकती है। डिसइस्ट फ्रॉम अब्यूजिंग डोमिनेंट पोजीशन, उनको डिसिस्ट कर सकती है अपनी पोजीशन से। ठीक है, तो ये इसके क्या थे, कुछ पावर्स थे। पावर्स टू ग्रांट इंटरिम रिलीफ, इंटरिम रिलीफ भी प्रोवाइड करती है सीसीआई। नेक्स्ट आता है पावर टू डिस्चार्ज इट फंक्शन, इसके फंक्शंस को डिस्चार्ज भी करने का जो पावर होती है वो भी सीसीआई के पास होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर ऑफ कमीशन। कमीशन के ऑर्डर का एग्जीक्यूशन। एवरी ऑर्डर पास्ड बाय कमीशन अंडर दिस एक्ट शैल बी एनफोर्स्ड एज एन ऑर्डर मेड बाय हाई कोर्ट। अगर इस कमीशन ने कोई ऑर्डर पास किया है तो इस कमीशन के ऑर्डर को कैसा ऑर्डर माना जाएगा, जैसे कि हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया हो। इन केस द ऑर्डर ऑफ कमीशन अंडर दिस एक्ट आर नॉट एग्जीक्यूटेड देन सम एक्शन इज टेकन फॉर वोलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ सीसीआई। अगर कमीशन के ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं किया गया है और उस सही तरीके से उसको अप्लाई नहीं किया गया है तो सीसीआई क्या कर सकती है, उस ऑर्डर को वोलेट करने के लिए कोई प्रॉपर एक्शन भी ले सकती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अपील। अगर कोई कंपटीशन कमीशन ने कोई ऐसा ऑर्डर दिया है जिसके कारण किसी पर्सन को कोई नुकसान हुआ हो तो वो पर्सन क्या कर सकता है, फर्दर अपील कर सकता है। इन कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2007 कंपटीशन एपेलेट ट्रिब्यूनल वाज एस्टैब्लिश्ड टू हियर अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सीसीआई। सीसीआई की अपील को सुन सकता है, हियर कर सकता है, या उसके अगेंस्ट अपील को किस में हम कर सकते हैं, कंपटीशन एपेलेट ट्रिब्यूनल में अप्लाई कर सकते हैं। एनी पर्सन ग्रीव्ड बाय एनी डिसीजन और ऑर्डर ऑफ द कमीशन कुड फाइल एन अपील टू द कंपटीशन एपेलेट ट्रिब्यूनल विद इन 60 days ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कमीशन। अगर कोई एग्रीव्ड पार्टी है जिसका उस ऑर्डर से कोई नुकसान हुआ है या कुछ
गलत हुआ है, उसके साथ कोई गलत ऑर्डर पास हुआ है, तो उस केस में वो पर्सन क्या कर सकता है, 60 डेज़ के अंदर वो कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है, अपील फाइल कर सकता है, पर वो 60 डेज़ के अंदर होनी चाहिए। द कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल वाज डिसॉल्व इन ईयर 2017। इसको डिसॉल्व कर दिया गया और 2017 में इसके और इसको मर्ज कर दिया गया किसमें, नेशनल कंपनी लॉ एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल में, जिसको हम NCLT बोलते हैं। द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ CCI कैन नाउ बी मेड विद द NCLAT। अगर कोई भी अपील करी जाती है CCI के अगेंस्ट में, तो वो कहाँ करी जाएगी, अब NCLAT में की जाएगी 2017 के बाद। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ NCLT कैन बी फाइल्ड टू सुप्रीम कोर्ट विद इन 45 डेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल। अगर कोई अपील NCLT के अगेंस्ट में करनी है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा, और वो 45 डेज़ के अंदर ही ये जो फाइल करनी पड़ेगी अपनी अपील को सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, ये हमारा था अपील का। नेक्स्ट आता है हमारे पास पेनल्टीज़। अगर कोई पर्सन कुछ गलत कुछ करता हुआ पाया गया, या किसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की कोई एक्टिविटी में इंडल्ज पाया गया, या फिर उसने कमीशन के ऑर्डर की कॉन्ट्रावेंशन की है, तो उस केस में उसको कुछ पेनल्टीज़ भी पे करनी पड़ती है। वो हम पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ कमीशन सेक्शन 42 के अकॉर्डिंगली, अगर कोई पर्सन कमीशन के ऑर्डर को कॉन्ट्रावेंशन करता हुआ पाया गया, तो उस केस में उसको इम्प्रीजनमेंट हो सकती है 3 साल की, उसको मॉनेटरी पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी, या उनको दोनों उस भी पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है, जो होगी उसकी 25 करोड़ के आसपास होगी। ठीक है, और उसको दोनों इम्प्रीजनमेंट प्लस उसकी मॉनेटरी पेनल्टी भी फेस करनी पड़ सकती है। फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस ऑफ कमीशन एंड डायरेक्टर जनरल। अगर कमीशन की या डायरेक्टर जनरल की कोई ऑर्डर को कोई फेलियर हुआ है या उसको कंप्लाई नहीं, उस केस में पेनल्टी होगी 1 लाख की फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यू। अगर ये फेलियर कंटिन्यू रहता है, और ये मैक्सिमम हो सकती है 1 करोड़ तक की। नेक्स्ट है मेकिंग स्टेटमेंट एंड ओमिशन टू फर्निश मटेरियल इन्फॉर्मेशन। अगर कोई पर्सन मटेरियल इन्फॉर्मेशन को गलत शो करता है, गलत स्टेटमेंट देता है, या फिर उसको ओमिट कर देता है, तो उस केस में उसकी जो पेनल्टी होगी वो 50 लाख से कम नहीं होगी, और ये कहाँ एक्सीड कर सकती है, ये 1 करोड़ तक एक्सीड कर सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।